हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं बहुत सौरभ आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है भूगोल पे। और आज जो हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, वो आए हुए भूगोल विषय से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने 2 सीरीज़ कर ली है, रट लो सीरीज़ 2। आज जो हम करेंगे वो थर्ड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नए मिलेंगे। लेकिन आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी किस माह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगी तो कब रहेगी। और सबसे जो ऑप्शन होगा वो जनवरी। अब जनवरी का कौन सा दिन होता है जब, तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और इस दिन को हम एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं उपसौर्य। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है। तो उपसौर्य 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहती है। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, अगर ये पूछा गया तो एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। वो ये बन सकता है कि अगर ये नज़दीक की बात है कि दूर कब रहती है, दूर कब रहती है, तो दूर की बात आती है तो जुलाई में बात आती है। और डेट होती है 4 जुलाई की। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। और जब दूर होती है तो उसे एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है अपसौर्य। नाम दिया जाता है उसे कहा कहा जाता है अपसौर्य। ठीक है, उसे नाम देते हैं उपसौर्य, और 4 जुलाई को नाम देते हैं अपसौर्य। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार। ठीक है, आगे वाले अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। मोर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक शब्दावली का प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो ये महोदय हैं कार्ल सावर ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन और तरीके के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधों का सर्वाधिक जातियां विद्यमान होती हैं। मतलब पृथ्वी का वो कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पर अनेक प्रकार के हर तरीके के पेड़ मिल जाएंगे, हर तरीके के जंतु मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मतलब जहाँ पे दिन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा धूप होती है ये, और वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये विशेषता होती है उष्णकटिबंधीय वन की। ठीक है, पर्णपाती वन में होता है कि वो वन जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। सवाना वन का मतलब ये होता है कि सवाना क्षेत्र में जहाँ पे बरसात के द्वारा से। और शंकुधारी वन होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं एक पेड़ होता है जो ऐसे त्रिभुज की तरीके का होता है, जैसे लोग कहते हैं अशोक का पेड़ है, तो ये शंकुधारी वाले में आते हैं। ठीक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे दिन बराबर होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इस कारण से वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप ग्रेनाइट से संबंधित है। ग्रेनाइट से संबंधित है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ग्रेनाइट वगैरह की बात जब भी हो तो वो चट्टान वगैरह का नाम ही आएगा। तो चट्टान गुंबद से संबंधित होता है ग्रेनाइट। ठीक, देखेंगे अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सैल पदार्थों के वहन से पूर्व में कौन प्रक्रिया प्रधानतम होती है। मतलब जब सैल पदार्थों का वहन होता है, मतलब वो जब उनकी कटाई छटाई होती है, तो उसके पहले कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो शुरू होती है ऋतु अपक्षय की। जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है ऋतु अपक्षय की।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऋतु अपक्षय। मतलब ऋतु अपक्षय जब शुरू होता है तो शैलों का अपरदन शुरू हो जाता है, एक तरीके से कह लें। तो अपरदन ऑप्शन नहीं सही होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऋतु अपक्षय शुरू होता है जब वहन प्रक्रिया शुरू होती है शैलों की। तो एक चीज़ यहाँ से 5वां क्वेश्चन था। अब बात करेंगे हम छठे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, रचनात्मक अथवा मंद सागरी तरंगों की विशेषताएं हैं। इसकी जो खास विशेषता है, तटीय समुद्री वायु से प्रभावित होना, ये इसकी लास्ट वाली विशेषता है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, तटीय समुद्री वायु से प्रभावित होना। बाकी ऑप्शंस गलत है। अगर कहीं को किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आके ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है कि किस अपवाह प्रणाली में सभी सहायक नदियां, मुख्य नदियां न्यून कोण पर मिलती है। मतलब अगर ये मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए कोई मुख्य नदी है, ये चौड़ी वाली कोई नदी है। अब इसमें नदियां आके मिलती जाती हैं, ठीक है, न्यून कोण पे। न्यून कोण का मतलब होता है कोण 30 अंश से कम हो। तो इसका मतलब है कि न्यून कोण पर अगर देखिए ये मिल रही हैं तो क्या बनेगा, वही पूछा गया आपसे। तो आपका 7वां वाले का जो आंसर है वो है कि वृक्षाकार। जैसे अगर ये मान लीजिए कोई नदी है, मुख्य नदी है, अब इसमें इधर से नदियाँ ऐसे ऐसे मिल रही हैं तो एक आकृति बन जाएगी, ऐसा लगेगा कि पेड़ है। तो उससे जो आकृति बनेगी उसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वृक्षाकार। तो आपका 7वां का आंसर हो जाएगा वृक्षाकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, गर्म और वायुराज के ऊर्ध्वाधर संचलन को कहते हैं। मतलब जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उड़ती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संवहन। संवहन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 8वां का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, संवहन। और जिन मित्रों को हमसे जुड़ना है, टेलीग्राम पे जुड़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यटन उद्योग है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो होता है चतुर्थ व्यवसाय में हम पर्यटन को रखते हैं। प्राथमिक में कृषि रखते हैं, इस तरीके से रखा जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा डी, चतुर्थ व्यवसाय। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे पूछा गया है कि भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट में दो समदाब रेखाओं के बीच वायुदाब अंतराल होता है, तो वो कितने का होता है। तो जो होता है 2 मिलीबार का अंतराल होता है, कि एक समदाब रेखा से दूसरे समदाब के बीच 2 मिलीबार का वायुदाब का अंतराल होता है। तो ये था 10वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा जा चुका है। और यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बागानी कृषि से संबंधित होता है सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ आपका। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, सस्य गहनता क्रॉप आइडेंटिटी की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि ये होता है पंजाब। ठीक है, सस्य गहनता। ठीक है, अगला अगला की क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो। अब देखिएगा उसमें पूछा गया था जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ पूछा गया दक्षिण अमेरिका, और यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 13 का आंसर होगा वो पूर्वी तट पर। तो दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी भाग में और उत्तरी अमेरिका में पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, भारत में ग्रामीण बस्तियां का सामान्यतः कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया है, और आप देखेंगे पिछली वाली वीडियो तो ये चीज़ वहाँ मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आयताकार। जो हमारे यहाँ बस्तियाँ जो होती हैं उनका जो आकार होता है वो होता है आयताकार। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला नमोदन पर्वत की निर्माणकालीन अवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा पेरिनीज। ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन अब पेरिनीज है कहाँ ये जान लीजिएगा। तो पेरिनीज स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है पेरिनीज पर्वत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और जो पर्वत हैं एक ऊपर, क्योंकि लोकेशन कहीं भी पूछी जा सकती है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम एटलस की बात करें तो ये है अफ्रीका में, ये है अफ्रीका में। और उसके साथ साथ अगर अफ्रीका की बात करेंगे अगर हम काकेशस की, तो ये है रूस। रूस का कुछ क्षेत्र में पड़ता है, कुछ क्षेत्र इसका जॉर्जिया में पड़ता है, जॉर्जिया में पड़ता है, कुछ क्षेत्र इसका अजरबैजान में पड़ता है। देखिए ये ऐसे पर्वत हैं जिनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो काकेशस कहाँ कहाँ फैला हुआ है? रूस में भी है, जॉर्जिया में भी है, अजरबैजान में भी काकेशस फैला हुआ है। अब बात करते हैं जो अगला है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मतलब यूएसए का। ठीक, तो इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है? बायोम अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बायोम है। तो बायोम का मतलब ये हो गया कि वो जगह जहाँ पे हर चीज़ मिल जाए, हर प्रकार की विविधता मिल जाए, तो वह उसे हम कहते हैं बायोम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रदेश के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का समुच्चय। मतलब एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे उसकी जितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जितनी प्रकार की जंतु पाए जाते हैं, जीव, उनका एक जो समूह होता है वो बायोम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। महासागरीय कटकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे। ऑप्शन नंबर ये है कि प्लेटों के रचनात्मक किनारों के सहारे महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के अंतर्गत आता है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 28% भाग महासागरों के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब 70% पूरे जल में 28% महासागर है, बाकी नदी है, झील है, तालाब हैं, इस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि चारों तरफ से समुद्री धाराओं से घिरा हुआ सागर निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब वहाँ पे बहुत सारी समुद्री धारा है। जैसे हम पानी अगर खेत में लगाते हैं तो होता क्या है कि जब पानी तेज़ी से जाता है तो कुछ पानी इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, और कुछ ऐसी जगह होती है कि जो थोड़ा गहरा टाइप होता है, उसके चारों तरफ पानी घूमने लगता है। तो वही उसी तरीके से समझिएगा, समुद्री धाराओं से घिरा हुआ सागर कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो जो सागर है वो चारों तरफ से समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। तो ये बात हो गई 19। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन हैं अगर पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रेयरी क्षेत्रों में जो कृषि आती है वह है प्रेयरी क्षेत्र। प्रेयरी क्षेत्र ये एक घास होती है, एक तरीके से ये समझ लीजिए, प्रेयरी एक घास होती है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे?
यूएसए में, ये पाई जाती है यूएसए में, प्रेयरी घास। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देख लीजिए। ये तो अभी इसके बारे में जानकारी, प्रेयरी क्षेत्र में कृषि की जाती है, उसमें किस प्रकार की कृषि की जाती है, उसमें विस्तृत कृषि की जाती है प्रेयरी क्षेत्र में। ठीक है, और प्रेयरी कहाँ की घास है, यूएसए की घास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्थलाकृति अंश चित्रों में कृषित क्षेत्रों को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो भारत में कृषि की जाती है उसमें अगर उन्हें चिन्हित करना हो कि यहाँ पे कृषि की जा रही है तो किस प्रकार से, तो गहरा हरा रंग होता है, उससे चिन्हित किया जाता है कृषि को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पीसीएस में, एसएससी में और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं और बता दूँ, अगर वो कुल लंबाई पूछे इस, ठीक, कुल लंबाई पूछे तो आप बताएंगे 40,045 किलोमीटर, मतलब 40,045 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है किसके, अगर कोई मानव है उसकी क्रियाकलाप हो रही है, वो क्या कर रहा है और जिससे वो उसके कुछ इनकम हो जाए, वो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है के आधार पे उसकी क्रियाकलापों का, मतलब अगर उसके पास बहुत ज़्यादा खेत है इसका मतलब वो कृषि कर रहा होगा या कुछ इस तरीके खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा होगा। ठीक इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि अगर मनुष्य कमा रहा है तो वो किस प्रकार से कमाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, उसे पूछा गया है न्यू आर्डिटी क्या है। तो ये जो है वो एक अम्लीय लावा युक्त ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली राख युक्त उष्णतम गैस राशि है, इसे कहते हैं न्यू आर्डिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 24 का। अब जो हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 25। देखें क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कणों के आकार की दृष्टि से सबसे महीन अथवा संरचना वाली मिट्टी कौन सी होती है। तो जो मृतिका होती है, मृतिका मतलब ये समझते हैं धूल, धूल उसे कहते हैं मृतिका। तो कणों के आधार पर दृष्टि से सबसे महीन गठन और संरचना वाली जो मिट्टी होती है वो होती है मृतिका। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको कैसे लगे हमें बताइएगा, और आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम पे, तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।